हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रहर आईएएस। आज संडे है और आज कोई ज्यादा वैसे न्यूज़पेपर में एडिटोरियल नहीं आते हैं, बट स्टिल यू हैव टू कीप अप द वर्क। और आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद भी लेकिन अपना करंट अफेयर्स तो डेली कंप्लीट करना ही है। तो लेट्स गेट टू द वर्क। सो द फर्स्ट न्यूज इज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय। तो अभी प्रेसिडेंट जो है हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ये विश्वविद्यालय को इनॉग्रेट किया है कल। तो ये जो न्यूज है वो हमने पीआईबी से ली है, गवर्नमेंट जो वेबसाइट है उससे। तो इसमें क्या है इस यूनिवर्सिटी में क्या खास है, व्हाट मेक्स इट स्पेशल, लेट्स डिस्कस। The president noted the university would conduct employment generating courses, keeping in view the need of the hour in addition to courses in yoga, आयुर्वेदिक, मेडिकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन। तो जो मेन कोर्सेज है, यानी कि जो इसका मेन है वो है योगा, आयुर्वेदा, मेडिकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एटसेट्रा। तो ये तो इसकी मेन चीज है, बट एडिशनल टू दैट प्रेसिडेंट ने बोला है कि ये जो है इसमें कुछ ऐसे कोर्सेज आएंगे जो नीड ऑफ द आवर, मतलब जो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे उस टाइम पे जो नीड है उसी तरह के कोर्सेज रखे जाएंगे। जो नीड ऑफ द आवर है उस तरह के कोर्सेज है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। कंडक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कोर्सेज। तो ये महाराणा प्रताप एजुकेशन काउंसिल से एफिलिएटेड है ये यूनिवर्सिटी। और ये जो एजुकेशन काउंसिल थी 1932 में एस्टेब्लिश हुई थी विद द गोल ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट थ्रू स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एंड इज रनिंग अबाउट 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो इस काउंसिल के अंदर 50 जो इंस्टीट्यूशन है वो एफिलिएटेड हैं, और मोस्टली दे आर इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। The president had said that India has a glorious history in higher education, from the world's first university in Taxila to the University of Nalanda, Udantapuri, Vikramshila, and Balabi. The tradition has faded for some time. As we all know, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जो जो हायर एजुकेशन के सबसे बड़े कॉलेजेस थे, सबसे बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, और सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी वो इंडिया में ही थी। जैसे दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी हो गई तक्षशिला, उसके बाद बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा जो बिहार में थी, उद्दांतापुरी, विक्रमशिला, बलाबी। तो ये सब जो थी वो इंडिया में ही थी। तो इंडिया वाज नोन फॉर इज हायर एजुकेशन इन हिस्टोरिक टाइम्स, बट ट्रेडिशन फेडेड अवे विद टाइम। जैसे जैसे इन आउटसाइड इन्वेडर्स ने हमारे यहाँ अटैक किया, फिर ब्रिटिशर्स ने बहुत हम लोग को लूटेड, दे लूटेड अस। तो जो जो ट्रेडिशन था वो फेड अवे हो गया। तो प्रेसिडेंट इज सेइंग कि हमें वो ट्रेडिशन को वापस लाना है। वी हैव टू मेक इंडिया ग्रेट इन हायर एजुकेशन, बिकॉज अभी इंडियंस को भी बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हायर एजुकेशन इज गेटिंग बेटर बट नॉट एट द बेस्ट। सो वी हैव टू मेक दैट बेस्ट। द सेकंड न्यूज इज ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है और ये न्यूज में क्या है, क्यों है? क्योंकि एन इंडियन एयरफोर्स फ्लाइट कैरिंग 24 इंडियन एंड 11 नेपालीज evacuees evacuees from Kabul is on its way to Delhi under ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो अभी अभी ऑनगोइंग है। उसके अंडर उसी ऑपरेशन के अंडर एक एक आईएएफ के फ्लाइट ने 24 इंडियंस और 11 नेपाली सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया है अफगानिस्तान से। तो ये न्यूज हमने टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट से ली है। ये है कि ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। मतलब हमारे आर्म फोर्सेस जो हैं, इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स है, वो मिलके इस चीज को कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब जो मैंडेट क्या है देवी शक्ति का, कि इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन एंड फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम अफगानिस्तान आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान एंड फॉल ऑफ काबुल द कैपिटल सिटी टू द तालिबान। तो जैसा न्यूज में बहुत दिनों से है कि जो अफगानिस्तान है वो तालिबान के अंडर आ चुका है। तो जैसे वहां पे अभी केओस है, उस केओस के अंडर अपने सिटीजन्स और फॉरेन नेशनल्स जो हैं, जो हमारे फ्रेंडली नेशन है, उनके सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट करना सेफली। तो इस चीज के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया जा रहा है। थर्ड न्यूज इज एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स एरियाज। एरियाज आपने सुना होगा, ये एक एसोसिएशन बनाया गया था। हमारे इंडिया के सारे स्टेट्स इसके मेंबर हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। तो अभी क्यों न्यूज में है, लेट्स सी इट। द एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स एरिया सेलिब्रेटेड इट्स सेवेंथ फाउंडेशन डे यस्टरडे। तो कल जो इसका सेवेंथ फाउंडेशन डे था, यानी कि 7 साल पहले ये बना था, तो इसका कल फाउंडेशन डे था। वी हैव टेकन दिस न्यूज फ्रॉम पीआईबी साइट। तो क्या है इसके बारे में, आज देखते हैं कि इस दिन क्या हुआ कल, और एरियाज है क्या, उसके बारे में एक्सप्लेन देखते हैं। तो कल जो ओकेजन था, ओकेजन क्या था कि सेवेंथ फाउंडेशन डे था। तो ऑन दिस ओकेजन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर साइन बिटवीन एरियाज एंड 3 इंस्टीट्यूशन। तो जो एरियाज है और 3 अदर इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी एंड सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी। इन तीन के बीच में
और एरियाज के बीच में एक एमओयू साइन किए गए हैं। और एमओयू क्या है कि विच फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो एमओयू है ये किसके अंडर होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर होंगे। तो एरियाज कब बना था? एरियाज बना था केम टू एग्जिस्टेंस ऑन 27 ऑफ अगस्त 2014, यानी कि 7 साल पहले ये बना था। और इसका इनिशिएटिव किसका था? इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसी के इनिशिएटिव के अंडर ये बना था। तो एरियाज है कौन कौन? ऑल द एरियाज के अंदर कौन कौन आता है? ऑल द स्टेट नोडल एजेंसीज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। जो हर स्टेट की नोडल एजेंसीज हैं वो सारे इसके मेंबर्स हैं। और ये क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो सारे स्टेट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंस इन प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री। तो जैसे गुजरात में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत अच्छी है, साउथ के कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छी है, और अभी नॉर्दर्न में इतनी अच्छी नहीं है, वो बेटर कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स आगे कुछ स्टेट्स पीछे। तो ये सारे मिलके एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख के, एक दूसरे से लर्न करके, टीम वर्क से रिन्यूएबल एनर्जी को देश में आगे करें। तो इसका ये मैंडेट है एरियाज का। सॉरी। द फोर्थ वन इज प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? ये दिस इज अ नेशनल पीएमजेडीवाई इज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कंप्लीट 7 years ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। ये भी दिस वाज वन ऑफ द इनिशियल स्कीम जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब आई उसके बाद जो जो कुछ स्कीम जो सबसे पहली आई थी उनमें से एक थी। तो इसको 7 साल हो चुकी हैं, यानी कि ये भी 2014 में आई थी, उसको 7 साल हो चुके हैं। ये है क्या पीएमजेडीवाई? प्रधानमंत्री जन धन योजना is a national mission for financial inclusion to ensure access to financial services, namely banking, savings and deposit accounts, remittance, credit, insurance, pension in an affordable manner। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन ये होता है कि देश में, हमारी कंट्री में जितने भी सेक्शंस हैं, पुअर सेक्शंस हो गया या रिच सेक्शंस हैं, या फिर जो लोग टेक्नोलॉजिकली फॉरवर्ड हैं, जो लोग टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, तो चाहे कोई भी सेक्टर हो, उनको इस फाइनेंस जो हमारा बैंकिंग और क्रेडिट और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, पहले अगर कुछ साल पहले तक देखें तो बैंक उनके लिए बैंकिंग वैंकिंग पे नहीं जा पाते थे। जो लोग पिछले वर्ग के लोग थे वो लोग घर पे ही अपने जो पैसे सेविंग्स हुई वो घर पे रखे हुए हैं, तो उनको बैंक का, लोन का, इन सब का, क्रेडिट का, इंश्योरेंस का, इन सब का ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो ये जो योजना आई है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका मैंडेट ही यही था कि सारे लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए कंट्री के फाइनेंशियल सर्विसेज में। जो ये सर्विसेज है, बैंकिंग, सेविंग, डिपॉजिट, रेमिटेंस, जो भी सर्विसेज है, उन सब में सबको इंक्लूड किया जाए। तो एज ऑन 18 अगस्त 2021, जो 18 अगस्त को नंबर, 18 अगस्त को अगर देखा जाए तो पीएमजेडीवाई अकाउंट जो जो बैंक अकाउंट है उनका नंबर था 43.04 करोड़। इनमें से 55.47% वुमेन वुमेन कार्ड होल्डर हैं, 66.69% हैं वो रूरल हैं, और सेमी अर्बन एरिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेटरमेंट हुआ है 7 साल में। एज पर एक्सटेंड आरबीआई गाइडलाइंस, पीएमजेडीवाई अकाउंट इज ट्रीटेड, यानी कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, अगर एक जो पीएमजेडीवाई अकाउंट है अगर वो 2 साल तक इनएक्टिव रहता है, यानी कि 2 साल तक उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होते, तो वो इनऑपरेटिव हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए अगस्त 21 तक जो टोटल 43.04 करोड़ है, उनमें से 36.86 करोड़ जो है वो ऑपरेटिव हैं, यानी कि, और ऑपरेटिव इंक्रीज इन परसेंटेज ऑपरेटिव अकाउंट। तो ये जो ऑपरेटिव अकाउंट जो बढ़े हैं, यानी कि जितने थे इनमें से, चलो ठीक है इतने तो ऑपरेटिव है, बाकी नहीं है, चलो फिर भी, लेकिन स्टिल इतने जो इंक्रीज हैं जो ऑपरेटिव अकाउंट्स में, वो इंडिकेट करते हैं कि लोग इसको, जो कस्टमर्स है, रूरल कस्टमर्स है, वो इसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं अकाउंट्स को। तो टोटल डिपॉजिट बैलेंस अंडर पीएमजेडीवाई अकाउंट स्टैंड एट 1,46,230 करोड़। तो अगर आप देखें कि अगर ये जो डिपॉजिट अकाउंट है, तो जो लोगों का पैसा जो पहले घरों में रहता था अब वो बैंक में, और बैंक में पैसा आने का क्या मतलब है? तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर बोथ बोथ द कस्टमर्स एंड द गवर्नमेंट। कस्टमर्स का क्या है कि जो बैंक में पैसा है वो ग्रो कर रहा है, उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। और जो गवर्नमेंट के लिए क्या है, जब बैंक में जो पैसा है उसको, जो इकोनॉमी का साइकिल है, जो इकोनॉमी है कंट्री की, उसमें रन कर रहा है। तो जो लिक्विड मनी जब ज्यादा होगा तो इकोनॉमी भी अच्छी चलेगी। तो ये है, अगर ये अगस्त 15 से लेके अगस्त 21, जो ये पिछले 7 साल का जो है, उसमें जो जो डिपॉजिट है वो 6.38 बढ़े हैं, और अकाउंट्स का जो नंबर है वो 2.4 बढ़ा है। जनधन, तो अभी एक ऐप भी लॉन्च किया है, जनधन दर्शक ऐप। इसका क्या है? ये एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने आसपास की बैंक ब्रांचेस, एटीएम, बैंक मित्रास, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा, जो भी फाइनेंशियल लोकेशंस हैं उनको आप सर्च कर सकते हैं। तो दिस न्यूज हैज बीन टेकन फ्रॉम पीआईबी वेबसाइट।
फिफ्थ न्यूज इज आयुष। आयुष होता क्या है? आयुष इज एक्रोनिम, जो एक्रोनिम जो यूज किया जाता है आयुर्वेदा, योगा। ए स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड फॉर योगा, यू से यूनानी हो गया, एस से सिद्धा हो गया, एच से होम्योपैथी हो गया। तो ये जितने मेडिकल टर्म्स हैं उन सब से मिला के एक टर्म बनाया गया है आयुष। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष श्री सर्वानंदा सोनोवाल जो है हमारे, उन्होंने अनाउंस किया है मेजर प्लान्स फॉर बूस्टिंग आयुष इनिशिएटिव इन नॉर्थ ईस्ट। तो अभी तक जैसे हम देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें इतना ज्यादा मेडिकल एडवांसमेंट नहीं था, हम लोग बहुत दिनों से न्यूज में सुन रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने मेजर प्लान्स जो हैं वो किए हैं। अब ये प्लान्स क्या हैं आइए देखते हैं। प्लान्स ये हैं, फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ 70 करोड़ अंडर नेशनल आयुष मिशन। एक मिशन है नैम, उसके अंडर 70 करोड़ रुपए का जो है उसको प्रोविजन दिया गया है। वो किस लिए दिया गया है कि नया एक आयुर्वेदिक कॉलेज एट बनेगा दूधनोई इन गोलपारा असम, यानी कि असम में एक नया मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसके लिए 70 करोड़ दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज आल्सो डिसाइडेड टू अपग्रेड द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। जो एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है गुवाहाटी में, उसको अपग्रेड किया जाएगा और उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है कि जो सारी सर्विसेज है एट देयर बेस्ट, तो उस चीज को बनाने के लिए उसके लिए एक 10 करोड़ का अलग से दिया गया है ग्रांट। तो इस इसको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए एज मेनी एज 1000 न्यू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एच जो है वो 1000 नए एच बनेंगे वहां पर। वो ये भी नेम स्कीम के अंडर ही है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, फॉर ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुष सिस्टम विद एन एम टू बूस्ट द पॉपुलैरिटी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोवाइडेड बाई आयुष। द मिनिस्टर हैज आल्सो अनाउंस सेटिंग अप ऑफ 100 आयुष डिस्पेंसरीज अंडर नेम इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इसी नेम के अंदर 100 आयुष डिस्पेंसरीज भी बनेंगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही। तो इसका क्या, नेम का जो मैंडेट है, नेम का मैंडेट ये है कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन थी आयुर्वेदिक और योगा और सबको इनको प्रमोट किया जाए। तो ये इसका नेम का मैंडेट है। इट इज ऑल्सो एनविसाज टू सेट अप रीजनल रॉ ड्रग रेस्पिरेटरी इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन कोलेबोरेशन with National Institute of Bioresources and Sustainable Development in Imphal, Manipur under Department of Biotechnology। तो एक रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी भी बनाई जाएगी जहां पे दवाइयों का रिसर्च होगा, दवाइयों का डेवलपमेंट होगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी, इन कोलेबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कहाँ का है? इम्फाल मणिपुर इन इसमें है। यहाँ पर इसी के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ये नया रिपोजिटरी बनेगा। The Ayush medical facilities under Northeastern state government, central governments, and teaching hospital in Ayush colleges will be brought under Ayush Health Management Information Systems, so as to develop digital database of Ayush intervention in various disease management। तो ये जो medical facility जितनी ऊपर बात कही गई है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टीचिंग हॉस्पिटल एंड आयुष कॉलेज, ये सारों को ना एक एक ही उसके अंडर लाया जाएगा। आयुष हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक सिस्टम बनेगा, इसके अंडर सारी चीजों को लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा? ताकि एक डिजिटल डेटाबेस बना रहे कि कितने लोगों की जो डिजीज है उस मैनेजमेंट में आयुष का क्या इंटरवेंशन था। तो आयुष जो जो स्कीम है वो कितने हद तक सक्सेसफुल हो रही है उस चीज को देखने के लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंडर इस चीज को रखा जाएगा। दिस न्यूज हैज आल्सो बीन टेकन फ्रॉम पीआईबी। तो 6 वन इज राइट टू बी फॉरगटन। राइट टू बी फॉरगटन क्या है? अभी हाल ही में एक दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया अपने व्यू को, जो राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी को भी फंडामेंटल राइट के अंदर अंडर माना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो राइट टू प्राइवेसी के अंडर राइट टू बी फॉरगटन एंड राइट टू बी लेफ्ट अलोन भी आता है। यानी कि आप किसी की जिंदगी में जबरदस्ती नहीं घुस सकते अगर वो इंसान नहीं चाहता। मतलब अगर हमें लेफ्ट अलोन, मतलब आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, ये भी राइट टू प्राइवेसी के अंडर ही आता है। तो अब ये न्यूज में क्यों है आइए देखते हैं कि कोर्ट सेड दिस इन ऑर्डर पास इन रिस्पॉन्स टू अ सूट फाइल्ड बाय एन अननेम्ड बंगाली एक्टर। अभी एक बंगाली एक्टर ने ये मतलब सूट फाइल किया है कि ही वांट्स टू बी लेफ्ट अलोन, ही वांट्स टू बी फॉरगॉटन बाय द पीपल। क्योंकि हम देखते हैं सेलिब्रिटीज होते हैं, चाहे एक्टर हो चाहे क्रिकेटर हो या वॉट, लोग उनकी लाइफ को, उनकी पर्सनल लाइफ रहती ही नहीं है। ना वो अकेले कहीं जा सकते, ना वो कहीं घूमने जा सकते, ना अपनी फैमिली के जा सकते, और जर्नलिस्ट उनको हर जगह घेर लेते हैं और वो भी जबरदस्ती के फोटो सेल्फी। तो उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है उस चीज में बहुत डेंट पड़ता है। उस चीज के लिए इन्होंने एक सूट फाइल किया था कि ही वांट्स टू बी फॉरगॉटन। तो देखते हैं क्या होता है। राइट टू बी फॉरगॉटन फॉल्स अंडर द पर्बी ऑफ एन इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी विच इज गवर्नमेंट बाई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल दैट इज येट टू बी पास बाई पार्लियामेंट। तो जो राइट टू फॉरगॉटन है वो राइट टू प्राइवेसी के अंडर आता है कोर्ट के अकॉर्डिंग।
तो ये जो राइट टू प्राइवेसी है वो ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इसको गवर्न करता है। दैट इज अभी तक ये दैट इज येट टू बी पास बाय पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में पास होने वाला है। ड्राफ्ट बिल हो चुका है बट अभी पास नहीं हुआ है। इन 2017 द राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क वर्डिक्ट। मतलब 2017 में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द कोर्ट सेड इट एट इट्स टाइम, उस टाइम 2017 में कोर्ट ने क्या कहा था कि द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एंड एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम्स गारंटेड बाय पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एज फॉर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो इसका अखंडित पार्ट है। इंट्रिंसिक पार्ट किसका अखंडित पार्ट है? जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 के अंडर आता है उसका, और एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम्स गारंटेड बाय जो, और जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट पार्ट ऑफ फ्रीडम्स देती हैं उसके अंडर आता है। तो राइट टू प्राइवेसी भी उसका अखंडित पार्ट है। तो देखते हैं अर्लियर इन जुलाई आशुतोष कौशिक एक जो एक एक्टर है जिन्होंने टीवी शो बिग बॉस जीता था 2008 में। तो आशुतोष कौशिक एंड एमटीवी रोडीज भी जीता था उन्होंने, एमटीवी रोडीज 5.0 जो शो है, एक रियलिटी शो है वो भी। तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्ली दायर की, उसमें उन्होंने कहा कि सेइंग हिज वीडियोस फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल एक्सेट्रा बी रिमूव्ड फॉर इंटरनेट साइटिंग राइट टू बी फॉरगॉटन। उनका कहना था कि उनकी सारे वीडियोस फोटोग्राफ्स जो भी लोग शेयर करते रहते हैं, ही वांट्स कि दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरनेट एंड ही शुड बी फॉरगॉटन। मतलब वो एक पब्लिक लाइफ से अपनी प्राइवेट लाइफ में जाना चाहते हैं। उन्होंने पब्लिक लाइफ जो सेलिब्रिटी लाइफ है उसको खत्म करना चाहते हैं। वो अपनी वीडियोस फोटो जो भी इंटरनेट पे पड़ी हुई है उनको हटवाना चाहते हैं। इन द प्ली कौशिक मेंटेन द, कौशिक का कहना है, जो ये आशुतोष कौशिक है उनका कहना है कि राइट टू बी फॉरगॉटन गोज इन सिंक विद द राइट टू प्राइवेसी। मतलब राइट टू प्राइवेसी के ही अंडर आएगा ना राइट टू फॉरगॉटन। राइट टू प्राइवेसी क्या है? कि आपकी प्राइवेसी पे आपका हक है। तो अगर राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है तो ये राइट टू फॉरगॉटन भी उसी का पार्ट हुआ ना, कि आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप अगर हम अकेला रहना चाहते हो हम अकेला रहेंगे, तो विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो राइट टू प्राइवेसी अगर आर्टिकल 21 का पार्ट है तो राइट टू फॉरगॉटन भी हुआ एज पर कौशिक। तो विच कंसर्न द राइट टू लाइफ। तो ये जो सोर्स है हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है न्यूज। सेवेंथ वन इज इस्लामिक स्टेट खुरासान। तो अभी 2 दिन पहले एक जो काबुल का जो हामिद करजई एयरपोर्ट है वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, सॉरी, जिसमें 60 से अधिक लोग घायल हुए और 20 लोग मारे गए थे। आपने यू शुड हैव रेड इन द न्यूज। तो उसके बारे में उसमें ये जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक स्टेट, जो इस्लामिक स्टेट है आईएस जो बिन लादेन वाला था उसी का ऑफशूट, मतलब उसी का एक पार्ट था, या फिर ये कह सकते हैं कि उसी से निकल कर बना। तो उसका एक ऑफशूट है आईएस खोरासन। और इसका अलग अलग नाम है, आईएस के कुछ लोग कहते हैं, कई जगह आईएस के कैसे। उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि ये अटैक उन्होंने किए हैं। तो देखते हैं आईएस के है क्या। तो सबसे पहले तो देखते हैं खुरासन क्या है। खुरासन इस अगर मैप में देखें तो खुरासन ये पूरा पार्ट है जिसको खुरासन कहते हैं। हिस्टोरिकली इस टाइम को जब पुराने टाइम में इस एरिया को खुरासन कहते थे, जिसमें कई कंट्रीज आती, तेहरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, कुछ पार्ट पाकिस्तान का भी है, ये सारे मिलके बनाते हैं खुरासन। तो दिस न्यूज हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। तो देखते हैं क्या नेम्स, इसके अलग अलग नेम्स है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस जो है इज आल्सो नोन एज आईएसआईएसके, आईएसआईएसके। द ग्रुप टेक्स इट नेम फ्रॉम खोरासन प्रोविंस। मतलब जो खोरासन प्रोविंस से इन्होंने अपना नाम लिया है। और खोरासन प्रोविंस क्या है? एन एरिया दैट वंस इंक्लूडेड वाइड स्वेथ्स ऑफ अफगानिस्तान, ईरान एंड सेंट्रल एशिया इन द मिडिल एजेस। तो अगर हम देखें मिडिल एजेस में ये खोरासन जो था वो अफगानिस्तान का मोस्ट पार्ट, ईरान का कुछ पार्ट, सेंट्रल एशिया का कुछ पार्ट, इस सबको मिला के खोरासन प्रोविंस बनता था। तो ये जो आईएसआईएस किया इसका भी ये मानना है कि खोरासन प्रोविंस अभी भी है और वो उनका एरिया है। तो इनके एरियाज ऑफ ऑपरेशन क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ ये ऑपरेट करते हैं। इट इज अ मिलिटेंट ब्रांच ऑफ आईएसआईएस। आईएसआईएस का एक मिलिटेंट ब्रांच है, मेनली एक्टिव इन द बॉर्डर रीजन ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान में, नॉर्दर्न पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में ननगारहार प्रोविंस है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान बॉर्डरिंग पाकिस्तान। हाउएवर इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन आल्सो इंक्लूड अदर पार्ट ऑफ साउथ एशिया। मतलब इन सबको तो छोड़ के कुछ साउथ एशिया के और भी पार्ट है, जैसे इंडिया हो गया, वहां पे कुछ लोगों ने इससे इससे एलिजेंस दिखाई है, मतलब कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं, तो वहां भी है। 2015 में ये सेटअप हुआ था। तो ये सेटअप कैसे हुआ है, मतलब क्या है इसकी एक्टिविटीज, क्या क्या है मेन एक्टिविटीज। आईएस की है टारगेट अफगान सिक्योरिटी फोर्स, अफगान के सिक्योरिटी फोर्स, अफगान पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स,
तालिबान से भी, ये तालिबान को भी अटैक करता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग शिया मुस्लिम्स एंड सिख, यूएस एंड नाटो फोर्सेस एंड इंटरनेशनल एजेंसीज इंक्लूडिंग एड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सारे लोगों को, इन सबको ये टारगेट करते हैं। However, it has failed to hold any territory, मतलब लेकिन ये अभी तक 2015 से अभी तक कोई भी टेरिटरी अपने अंडर में नहीं ले पाए हैं। जैसे तालिबान ने पूरा अफगानिस्तान अपने अंडर में ले लिया, बट अभी तक इन्होंने कोई टेरिटरी अपने अंडर नहीं ले पाई है, सफरिंग ह्यूज लॉसेस बिकॉज ऑफ तालिबान एंड यूएस लेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पिछले 20 सालों से यूएस का जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था और तालिबान का भी था, उसकी वजह से उनको बहुत लॉसेस लॉसेस हुए हैं। तो मेंबर्स क्या क्या है, मतलब ये बना कैसे, इट रिक्रूट बोथ अफगान एंड पाकिस्तानी जिहादिस्ट, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो जिहादिस्ट होते हैं वो उनको रिक्रूट करते हैं ये। और जो मेन मेन के मेंबर है मेनली कंप्राइज डिफेक्टर्स ऑफ तहरीक तालिबान, अफगान तालिबान, हु डोंट सी देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन एज एक्सट्रीम, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तहरीक तालिबान हो गया, अफगान तालिबान हो गया, उनकी कुछ लोग को लगता है कि जो हम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उतना हद तक जिसका जो उसका गोल है वो पूरा नहीं कर रहा, तो उसको छोड़ के वो आईएसकेपी में, डिफेक्टर जो होते हैं वो आईएसकेपी में आ जाते हैं। हाउएवर सम मेंटेन दैट आईएसकेपी इज रन बाय पाकिस्तान इंटर स्टेट इंटेलिजेंस, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो आईएसकेपी है वो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, आईएसआई या फिर इंटर स्टेट इंटेलिजेंस, उसके द्वारा चलाया जाता है। तो ये कुछ लोगों का मानना है। तो ये था आईएसकेपी के बारे में पूरा। द सोर्स ऑफ द न्यूज इज इंडियन एक्सप्रेस। तो एट वन इज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमालयाज, ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में ये है कि अभी हाल ही में एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में प्लेस किया है। उसमें उन्होंने 7 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हैं उत्तराखंड में या फिर हिमालयाज में, उसको जो जो एडवांस स्टेज पर है अपनी कंस्ट्रक्शन में, उनको उसने मंजूरी दे दी है या फिर टू गो अहेड, मतलब बोल दिया है। तो उसमें से उन्हीं जो जो 7 को इन्होंने मंजूरी दी है, वन ऑफ देम इज 512 मेगावाट तपोवन विष्णुगर प्रोजेक्ट, जो बहुत न्यूज में था जब फरवरी में फ्लड आई थी, जिसमें ग्लेशियर लेक का जो आउटबर्स्ट हुआ था, उसमें जो फ्लड आई थी जोशीमठ में, उसमें ये जो था वो डैमेज हुआ था, तो ये न्यूज में था। और तो 7 में से एक ये भी है। Though hearings in Supreme Court are ongoing, this is the first time that the government has formal uniform position on hydropower projects in Uttarakhand. Still, जो हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में वो तो ऑनगोइंग है, बट ये पहली बार है कि गवर्नमेंट का कोई एक यूनिफॉर्म पोजीशन है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर। तो देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या था। जब केदारनाथ में 2013 में फ्लड आई थी जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वहां रोक दिया था। और फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से बोला था कि आप इसके बारे में रिसर्च करें और बताएं कि ये आगे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो फिर एक कमेटी बनाई गई थी, 17 मेंबर्स कमेटी, जिसको लीड किया था रवि चोपड़ा ने। तो इस कमेटी ने सारे 24 जो थे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इनको एग्जामिन किया और उन्होंने कहा कि इनमें से 23 प्रोजेक्ट्स का जो इम्पैक्ट होगा इरिवर्सिबल होगा, यानी कि इनका बैड इम्पैक्ट होगा एनवायरमेंट पर, तो वो सारे रोक दिए गए थे। जब रोक दी गई तो उनमें से 6 प्राइवेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स थे, मतलब 23 में से 6, जिनका कहना ये था कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन के मतलब लेटर स्टेजेस पर है, जो आधे बन चुके हैं और वो केदारनाथ ट्रेजेडी से पहले से ही बन रहे हैं, तो उनको अलाउ कर देना चाहिए। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक और कमेटी बनाई जाए और उनका केस सुना जाए। तो कमेटी जब बनी तो ये वाली कमेटी जो थी वो विनोद तारे ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, आईआईटी कानपुर के विनोद तारे ने इसको लेड किया। उन्होंने भी सेम चीज रखी जो चोपड़ा जी ने रखी थी, कि ये इनका इम्पैक्ट जो है वो एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंट होगा, तो फिर से रोक दिए गए। उसके बाद 2015 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक और कमेटी बनाई, जो बीपी दास जो ओरिजिनल कमेटी में थे, यानी कि जो चोपड़ा वाली कमेटी थी जो 17 मेंबर्स की, उसमें से एक मेंबर बीपी दास। बीपी दास का क्या था कि जैसे चोपड़ा जी का था कि ये इरिवर्सिबल इम्पैक्ट होगा, बीपी दास इनके अपोजिट थे कि हाँ डेवलपमेंट के लिए ये कुछ जरूरी है। तो इस बार वो हेड थे, बट हेड द दास कमिटी रिकमेंडेड ऑल 6 प्रोजेक्ट्स विद डिजाइन मॉडिफिकेशन टू सम। तो दास कमिटी ने ये जो 6 प्रोजेक्ट्स है इनको रिकमेंड कर दिया कुछ डिजाइन मॉडिफिकेशन के साथ, कि ये कुछ मॉडिफिकेशन के साथ ये मतलब अलाउ किया जा सकते हैं। तो इसका जो सोर्स है वो द हिंदू से हमने लिया है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो आज के लिए इतना बहुत था। आप सब इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन भी दबाएं, और इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं, यू कैन वॉच द वीडियो देन। एंड अगर if you find something that needs to be upgraded, you can tell us in the comment,